जरा सोचिए, हमारी जिंदगी की जो पूरी किताब है यानी हमारा डीएनए, उसमें अगर सिर्फ सिर्फ एक अक्षर की गलती हो जाए, एक छोटा सा टाइपो, तो क्या हो सकता है। आज हम देखेंगे कि कैसे बेस एडिटिंग नाम की एक नई तकनीक हमारे जेनेटिक कोड को सुधारने की एक जबरदस्त ताकत दे रही है। 90%। यह नंबर सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? जी हां, आपने सही सुना। जितनी भी जेनेटिक बीमारियां हम जानते हैं, उनमें से लगभग 90% की वजह हमारे डीएनए में बस एक अक्षर की गलती है। सोचिए, जिंदगी की पूरी कहानी में बस एक अक्षर गलत जगह पर, और नतीजा एक गंभीर बीमारी। साइंस की भाषा में इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट या एसएनवी कहते हैं। देखिए, नाम बड़ा फैंसी है पर मतलब एकदम सिंपल है। डीएनए कोड में बस एक अक्षर का बदल जाना, ठीक वैसे ही जैसे किसी शब्द में एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। यहां एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले हीरो की, एक बहुत पावरफुल लेकिन थोड़ा सा अधूरा सा टूल। मिलिए क्रिस्पर कैस9 से। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये एकदम क्रांतिकारी चीज है जो असल में बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से ली गई है। इसको आप आसान शब्दों में एक मॉलिक्यूलर कैंची समझ लीजिए, जो डीएनए को एक बहुत ही खास जगह से काट सकती है। तो ये काम कैसे करती है? इसके पास एक तरह का जीपीएस सिस्टम है जिसे गाइड आरएनए कहते हैं। ये डीएनए में उस गलत जगह को ढूंढता है और जैसे ही टारगेट मिलता है, कैस9 प्रोटीन यानी हमारी कैंची वहां पहुंचती है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काट देती है। इसी को कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि डीएनए का इस तरह कटना सेल के लिए एक बहुत बड़ी चोट जैसा है। और जब सेल इसको ठीक करने की कोशिश करता है ना, तो वो प्रोसेस हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। जब डीएनए कट जाता है तो सेल एकदम पैनिक मोड में आ जाता है। उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, एनएचईजे। ये एक फास्ट लेकिन बहुत ही बेतरतीब इमरजेंसी पैच है, मतलब काम चलाओ। इसमें अक्सर नई गलतियां हो जाती हैं। दूसरा है एचआरडी। ये ज्यादा सटीक है, सही डीएनए जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना धीमा और इनएफिशिएंट है कि इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो साफ है, सिर्फ कैंची से काटना एक टाइपो को ठीक करने का बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। और इसी चुनौती ने साइंटिस्ट्स को एक बेहतर, एक ज्यादा शार्प टूल बनाने पर मजबूर किया। तो अब हमारी कहानी में एंट्री होती है बेस एडिटिंग की। बेस एडिटिंग ये एक ऐसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो डीएनए के एक एक लेटर को बदल सकती है, और सबसे जरूरी बात, बिना डीएनए को काटे। तो अब हम कैंची की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एक पेंसिल की, जिसके पीछे इरेजर लगा हुआ है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा है डेड कैस9 या डी कैस9। ये है हमारा जीपीएस। ये कैस9 प्रोटीन ही है, लेकिन इसकी कैंची वाली ताकत उसको ऑफ कर दिया गया है। तो ये टारगेट ढूंढता है पर काट नहीं सकता। और दूसरा पार्ट है डी एमिनेज एंजाइम। ये है हमारी पेंसिल। ये डी कैस9 के साथ जुड़ा होता है, और जब जीपीएस सही जगह पहुंच जाता है तो ये एंजाइम उस एक गलत लेटर को केमिकली बदलकर सही लेटर में कन्वर्ट कर देता है, लिटरली रीराइट कर देता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि ये पेंसिल आखिर जेनेटिक कोड के इन अक्षरों को लेटर बाय लेटर बदलती कैसे है। बेसिकली दो तरह के बेस एडिटर्स होते हैं। एक है साइटोसिन बेस एडिटर्स या सीबीईज, जो सी को टी में बदलते हैं, और दूसरे हैं एडेनिन बेस एडिटर्स या एबीईज, जो ए को जी में बदलते हैं। अब सुनने में ये शायद छोटा लगे, सी से टी, ए से जी, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं दो बदलावों से हजारों जेनेटिक बीमारियां जुड़ी हैं, और अब उन्हें ठीक करने का रास्ता खुल गया है। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी अपने रिस्क्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। और बेस एडिटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है बाईस्टैंडर एडिट्स। इसे ऐसे सोचिए, क्या हो अगर हमारी पेंसिल लिखते लिखते थोड़ी स्मज हो जाए, अगर उसकी इंक थोड़ी फैल जाए। बाईस्टैंडर एडिट्स का मतलब है अनचाहे बदलाव। देखिए, बेस एडिटर एक बहुत छोटी सी विंडो में काम करता है। अगर उस विंडो में हमारे टारगेट लेटर के आसपास कोई और मिलता जुलता लेटर हुआ, तो ये पेंसिल उसको भी बदल सकती है, और ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इन सब चैलेंजेस के बाद भी ये टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर रियल वर्ल्ड में क्या कर रही है, इसके क्या वादे हैं और क्या खतरे, चलिए दोनों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। एक कंपनी है बीम थेरेप्यूटिक्स, जिसे इसके इन्वेंटर्स ने ही शुरू किया है। वो बेस एडिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं
टी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, मतलब हम एक्चुअल ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। यह सफर शुरू हुआ 1993 में, जब क्रिस्पर को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। फिर 2005 में Cas9 प्रोटीन मिला। 2011 में इसके काम करने का पूरा मैकेनिज्म समझ आया और फाइनली 2013 में इसे इंसानी सेल्स में इस्तेमाल किया गया। ये कई सालों की, कई साइंटिस्ट्स की मेहनत का नतीजा है। पर इस पावर के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट्स और बायोएथिसिस्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि इंसानी रिप्रोडक्शन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रिस्क इसके पोटेंशियल फायदे से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आखिर ये एथिकल कंसर्न्स हैं क्या? सबसे पहला तो है सेफ्टी। क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं कि कोई ऑफ टारगेट या बाईस्टैंडर एडिट नुकसान नहीं पहुंचाएगा? दूसरा, स्लिपरी स्लोप। मतलब अगर आज हम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, तो क्या कल हम इसका इस्तेमाल डिजाइनर बेबीज या जेनेटिक एनहांसमेंट के लिए करेंगे? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, जस्टिस और इक्विटी का। क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रह जाएगी? क्या इससे समाज में एक जेनेटिक डिवाइड पैदा हो जाएगा? तो देखिए, हमारे पास अब वो टूल्स हैं जिससे हम लाइफ के कोड को रीराइट कर सकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें करना चाहिए। और इसका जवाब साइंस और समाज, हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।